हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ निट्टो सीरीज़, जिसमें कि आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स सीखी थी, उनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ और नई ट्रिक्स सीखेंगे यहाँ पे। एक चीज़ मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि ट्रिक्स सिर्फ सीखने से, देखने से वीडियो काम नहीं चलेगा, आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा मॉक्स में। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपका पूरा टाइम वेस्ट है। तो आपको इम्प्लीमेंट, आप आई नो कि होता ये है कि भाई जैसे आपने सीख लिया, जब मॉक में एक्चुअल में कहाँ पे अप्लाई हो रहा है ये आपको पता ही नहीं चलता। पता चलता है तो जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आता है यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस है ये कि आपको ये इंटेंशनली, आपको जब आप मॉक लगा रहे हैं, जब आप जीके का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंटेंशनली खुद को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर अप्लाई करके देखनी है उन ट्रिक्स को। ट्रिक्स क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन क्या है, जो भी आपने चीज़ सीखी है, जो भी आपने नॉलेज गैदर किया है, उसके बेसिस पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है लॉजिकली। उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करके देखना है। क्योंकि अगर गलत भी हो गया तो ये रियल एग्जाम तो है नहीं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर रियल एग्जाम में कहीं पर ऐसा हो रहा होगा, जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको गिल्ट होगा कि यार काश मैं अप्लाई करके यहाँ ये चीज़ अप्लाई कर देता। और ये भी आप मान के चलो, आप रियल एग्जाम में अगर आप पहले करके नहीं देखोगे, रियल एग्जाम में नहीं कर पाओगे। यही कारण होता है कि क्यों कुछ लोग देख के जाते हैं लेक्चर्स, वहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं, फिर हम अप्लाई नहीं कर पाए, हमसे हुआ नहीं। इट डिपेंड्स कि आपको करना है नहीं करना है, उस पर मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना, इट्स योर कॉल। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मॉक्स में इसको करके देखना होगा, नहीं तो एक्चुअल एग्ज़ाम में वहाँ पर आपको इतना एंग्जाइटी होता है, इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम के दौरान कि याद ही नहीं आएगा कि अप्लाई करना है। और अगर याद आ भी गया तो डाउट होगा कि अप्लाई करें ना करें। इसलिए जो भी मॉक लगाते हैं, अब मॉक में कितना एलिमिनेशन वर्क करता है वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के अपने अपने अलग तरीके के मॉक्स होते हैं। लेकिन भी मैं भी क्वेश्चन में वर्क कर सकता है ऑप्शन एलिमिनेशन, उसको आपको करके देखना है। पहले आपको फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट गो में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है जो आपको एकदम श्योर शॉट आ रहे हैं, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार मेरे इतने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। अब हाँ, मेरी बात से हो सकता है आप रिलेट ना करो, इसीलिए ना होगा तो मैं आपको, जो पिछली बार के ऑल इंडिया रैंक 3 है, ठीक है, जो अपने स्टूडेंट थे, तो उन्होंने, उनकी जो स्ट्रैटेजी, जब मैंने उनका पॉडकास्ट लिया था तो उन्होंने क्या बोला था इसके रिगार्डिंग, वो मैं आपको नहीं होगा तो अपलोड कर दूंगा, उस शायद उससे आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, उनका ये कहना था सिर्फ मुझे एक्चुअल पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन आते थे, एंड ही वॉज वन ऑफ द टॉप स्कोरर इन द जीएस सेक्शन। सिर्फ 8 से 10, और उनका ये कहना था ऑलमोस्ट, अब खुद सोच लो भाई, ऑल इंडिया रैंक 3 बोल रहा है वो, ठीक है। 2022 का ऑल इंडिया रैंक 6 ने ये बात बोली कि भाई सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन आते थे। फिर वहाँ पे हमें अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाना पड़ा। दीज वर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ऑल इंडिया रैंक 3, कि हमें वहाँ पे अटेम्प्ट्स को बढ़ाना पड़ा। लेकिन मानिए अटेम्प्ट्स ऐसे नहीं, उसने बोला अटेम्प्ट्स ऐसे नहीं बढ़े, जो भी मेरी नॉलेज थी उसके बेसिस पे मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन किया। और वो आपको पहले से मॉक में करना होगा। करना है नहीं करना, इट्स योर कॉल। अगर नहीं करना है तो फिर लेक्चर ही मत देखो, सिंपल। ठीक है, मत देखो। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन करना आपने ही पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक लगा हुआ। एक्चुअल में ये मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले रिकॉर्ड किया तो वॉइस ही नहीं आई थी उसमें। ठीक है, तो खैर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीज़न एंड मार्क दी करेक्ट ऑप्शन। तो असर्शन है, यहाँ पे रीज़न है, यानी कि अभिकथन है, और कारण है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। ओके, करिए। अब लाइव तो है नहीं, तो पॉज करके आप आराम से अपना टाइम लेके कर सकते हो, अपना पूरा टाइम लो। ठीक है, और जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा 22-23, उसमें से आप बताना कमेंट में कि आपने कितने सही किए। ठीक है, और नो डाउट यहाँ पर करना आसान होता है, एग्जाम प्रेशर में करना मुश्किल होता है, लेकिन वो आपको अभी से सीखना होगा मॉक्स के थ्रू। So Humayun's tomb was the first major Mughal garden tomb and directly inspired the design of the Taj Mahal. It introduced the Char Bagh garden layout and double-domed mausoleum style that became characteristic of later Mughal architecture. Okay. देखो, पहली बात तो मान हम यही कंसिडर करते हैं कि हमें नहीं पता है कुछ भी, लेकिन आई थिंक इतना तो सबको पता होगा कि मुगल्स ने चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया था। ये तो हम रिपीटेडली पढ़ते हैं, चाहे आप हुमायूं का टूम देख लो, चाहे ताजमहल का देख लो आर्किटेक्चर पूरा। ठीक ना, हुमायूंस टूम वाज द फर्स्ट मेजर मुगल गार्डन टूम एंड डायरेक्टली इंस्पायर्ड द डिज़ाइन। अब फर्स्ट था कि नहीं, लेकिन ये तो मैं बोल सकता हूँ इंस्पायर तो किया होगा, क्यों? क्योंकि ये भी चार बाग है, ये भी चार बाग है, पहला। दूसरा, ऐसा तो है नहीं कि ताजमहल पहले बना होगा, हुमायूंस टूम बाद में बना होगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हुमायूंस टूम पहले ही बना था, जो कि इनकी वाइफ जो बीगा बेगम है, हाजी बेगम जिनको बोलते हैं, उन्होंने बनवाया था। आर्किटेक्ट कौन था? आर्किटेक्ट कौन था? तो इसमें मिर्ज़ा घयात इसमें आर्किटेक्ट था। तो ये बात तो ट्रू है कि हाँ, ये इसने हुमायूंस टूम ने इंस्पायर तो किया होगा। इट इंट्रोड्यूस दी
चार बाग गार्डन लेआउट, इट इंट्रोड्यूस दी चार बाग गार्डन लेआउट एंड डबल डोम्ड मौसोलियम स्टाइल दैट बिकेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर मुगल आर्किटेक्चर। ध्यान से समझिएगा इसको, इट वॉज दी फर्स्ट। अब इसी में डाउट हो रहा था ना तुमको कि ये फर्स्ट है कि नहीं, तो इसने क्या लिखा है, इट इंट्रोड्यूस्ड। ये फर्स्ट क्यों था, ये फर्स्ट मेजर मुगल गार्डन टूम क्यों था, क्योंकि इसने चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। भाई जो इंट्रोड्यूस करेगा वही फर्स्ट होगा। अगर ये सही नहीं है मान लो फर्स्ट, तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये फर्स्ट नहीं है तो इसने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया होगा, किसी और ने इंट्रोड्यूस किया होगा इससे पहले, जिसके चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि मुगल में पहला मुगल कौन था, बाबर था। बाबर तो बैटल लड़ते लड़ते ही मर गया था। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, याद है आपको? पानी पिया, फिर खाना खाया, हाँ, फिर चंदा लिया यानी चंदेरी का बैटल, एंड देन घर गया, देन मर गया। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1527 बैटल ऑफ खानवा, यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हराया, यहाँ पर राणा सांगा को हराया। 1528 बैटल ऑफ चंदेरी, यहाँ मदनी राय को हराया। 1529 बैटल ऑफ गागरा, यहाँ पर अफगान्स को हराया। 1530 मर गया। क्या उसको टाइम मिला कुछ बनवाने का? फिर उसके बाद कौन आए, हुमायूं। तो इसमें कोई गेस करने वाली मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये गेस करने में कि ये फर्स्ट ही रहा होगा। और अगर मान लो नहीं है तो फिर इंट्रोड्यूस भी इसने नहीं किया होगा, किसी और ने किया होगा। दोनों गलत हो नहीं सकते हैं ठीक है, तो दोनों सही हैं और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है अगर आप ध्यान से पढ़ें। अब काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि कई बार हमें डाउट होता है कि रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है अशर्सन का, नहीं है, ये चीज़ उसको गेस करने में। तो कुछ नहीं, इसके बाद जब भी आप अशर्सन पढ़ें, अगर आपको डाउट हो तो आप बिकॉज लगा लो। इट इंस्पायर्ड Humayun's tomb was the first major Mughal garden tomb and directly inspired the design of the Taj Mahal because it introduced the Charbagh। आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये सही एक्सप्लेन कर रहा है बिकॉज लगाते ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। दोनों सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है शेरसन को। आगे बढ़ें, चलो। अब यहाँ पे क्या ना, आपका काम होना चाहिए कि हुमायूं को लेके आप चीज़ें रिकॉल करो कि हुमायूं को लेके हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। इसके जो बैटल हुए थे, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलीग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज जिसको बोलते हैं 1539 और 1540 में शेरशाह सूरी के साथ, दोनों हारा। दिन ईरान में सफ़ाविद डायनेस्टी में इसने जाके शरण ली, फिर वापस आया 1555 में और 1 साल तक जिया। उसके बाद लाइब्रेरी के स्टेयर्स से गिरने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मिष्टी स्कीम। हाँ, मिष्टी का जो योजना है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये हिंदी में पॉज करके करिए। इट एम्स एट मैनग्रोव प्लांटेशन यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये मैनग्रोव से संबंधित है। एक्चुअल में यहाँ पर मैनग्रोव्स ही है और मैंने आपको कई बार बताया, इवन पहली निट्टो में बताया था, दूसरे में भी, अब फिर आपको बता रहा हूँ कि ये भी जो स्कीम्स होती हैं इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। ऐसे मिष्टी का मतलब नहीं है कि कुछ मीठा मीठा है तो मिष्टी रख दिया, उसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म होता है तो एम में मैनग्रोव आ ही रहा होगा। पता है तो ठीक ही है, जो कि पता होना चाहिए, कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स स्कीम नहीं है ये। लेकिन और कल से आपको पता है कि कल से पूरा वो सेक्शन अपना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, करंट अफेयर्स वाला। और करंट अफेयर्स में क्या करूँगा, जो आपको पता है डेली करंट अफेयर्स का नाश्ता फॉर सीजल मेंस, उसमें एक गवर्नमेंट स्कीम डलवा दूंगा। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको कल दिखाया था, एक गवर्नमेंट स्कीम भी डलवाऊंगा उसमें, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो एक साथ याद नहीं करनी पड़ेंगे 40 हमारे, अगर मान लो को मैं PDF देता हूँ तो 40 आपकी स्कीम्स कवर हो जाएंगी। ध्यान रखना कि स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम तुम्हें नहीं पढ़नी है। आ जाए वो, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन अभी तक तो नहीं आ रही है, चाहे वो स्टेनो का एग्जाम हुआ, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ, चाहे सीजल का एग्जाम हुआ। लेकिन हाँ, स्टेट की नहीं आ रही, सेंट्रल गवर्नमेंट की आ रही, तो हम सेंट्रल का हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सो मिष्टी स्कीम के बारे में बात करें, मैनग्रोव प्लांटेशन है, बिल्कुल सही है। ओके, और बस थोड़ा सा पॉज लेना चाहूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ भी आप देखो तो यहाँ कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डेटा फैक्ट भी नहीं है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि कितना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ये। जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, वो जनरली सही होते हैं। वो आपको तभी गट फीलिंग आएगी जब आप बार बार उनको इन तरह के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे, अपने आप से लगाओगे। ऐसा नहीं कि ठीक है आराम से बैठे हैं देखते हैं क्या बताते हैं सर, ऐसे ठीक है हाँ थोड़ा लगा लिया हमने, नहीं, पॉज करो। जब तक अपना आंसर ना बना लो तब तक मत उसको देखो, आगे सुनो, जब तक अपना आंसर ना बना लो कि मेरा आंसर क्या है। तो मिष्टी स्कीम की अगर बात करें, बिल्कुल सही है। इट वॉज अनाउंस्ड अंडर बजट 23-24। अब ये एक फैक्ट है, गलत भी हो सकता है, ऐसे में कोई वो दोहराया नहीं, गलत भी हो सकता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स कॉमर्शियल लीजिंग ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये एक, अगर आप सोचो, ठीक है, इसमें मैनग्रोव वनों को वाणिज्यिक पट्टे पर देना शामिल है। मैनग्रोव फॉरेस्ट को कॉमर्शियल लीज पे दे देना एक बहुत 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 बड़ी बात है। कैसे? तो अगर आपको याद हो, अभी जो बिहार में अडानी को 1 रुपये में लीज पे दे दिया गया, आपको पता है वो जो पूरा जंगल वाला एरिया था, है ना, तो उसमें कितना बवाल हो गया। आपको लगता है कि इतनी आसानी से कोई स्कीम गवर्नमेंट ले आएगी? भाई स्कीम लाई जाती है लोगों की भलाई के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई
मतलब लोगों की भलाई के लिए लाई जाती है, तो उसमें कुछ बुरा होता नहीं, होता है। लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट को लीज पे दे देना, मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब समझते हो, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल के सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट आ जाएंगे इसमें, जो कोस्ट में है। तो ये एक एक्सट्रीम मैं स्टेटमेंट बोलूँगा, या फिर एक्सट्रीम बोल लो, या फिर जो कि पॉसिबल नहीं है इतने बड़े लेवल पे कि कॉमर्शियल लीज पे दे देना सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट को। ठीक है, तो तीसरा वाला अगर यहाँ पर गलत होगा तो अपने आप आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको परमार एसएससी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी। ओके ओके। वाई कैन हॉकी प्लेयर्स यूज ओनली द फ्लैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टिक? हॉकी खिलाड़ी स्टिक के केवल सपाट बाएं भाग का ही उपयोग क्यों कर सकते हैं? बेटर कंट्रोल एंड रिड्यूस रिस्क इंजरी, प्रिवेंट अनफेयर, लेफ्ट हैंडेड नहीं होगा तो मैं एक काम करूँगा, इसमें ऑप्शन टिक करूँगा ही नहीं। ठीक है, सो दैट कि जब आप पेपर देने जाओ तो इसी से रिवाइज कर पाओ और तुम्हें आंसर ना पता हो। ठीक है, तुम्हें आंसर पता नहीं होने चाहिए। हाँ, फिर जब तुम नहीं आएगा तब तुम देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ कहाँ तुम मिस्टेक कर रहे हो, क्यों तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं खुल रहा है ना। वाई कैन हॉकी प्लेयर्स यूज़ ओनली द फ्लैट, तो क्यों वो फ्लैट और लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ कर सकते हैं? तो आई थिंक जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो किसी को नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा कि लेफ्ट फ्लैट साइड का ही क्यों यूज़ करते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि आपने हॉकी खेला हो या फिर आप हॉकी के बड़े दीवाने हो। ठीक, सो बेटर कंट्रोल एंड रिड्यूस रिस्क इंजरी, ताकि बेटर कंट्रोल मिले और इंजरी कम हो। प्रिवेंट्स अनफेयर लेफ्ट हैंडेड एडवांटेज, ठीक है, प्रिवेंट्स अनफेयर लेफ्ट हैंड एडवांटेज, मतलब लेफ्ट हैंड वालों को एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, तो फिर किसको मिलना चाहिए? राइट हैंड वालों को। खुद सोचो। वाई कैन हॉकी प्लेयर्स यूज ओनली द फ्लैट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्यों यूज़ कर सकते हैं? ताकि लेफ्ट हैंड वालों को एडवांटेज ना मिले, तो फिर राइट वालों को मिलेगा। तो ये तो ठीक है, एकदम बेतुका स्टेटमेंट हुआ ना। प्रिवेंट्स अन इवन बाउंस इंश्योर्स यूनिफॉर्म रिबाउंड, इट इज़ मैंडेटेड फॉर द राइट हैंड प्ले, ये राइट हैंड प्ले के लिए मैंडेटेड है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भले आप इसमें वो लंबाड़ी बोल सकते हो कि लंबा ऑप्शन है, ठीक है, जो कि जनरली देखने को मिला है, चाहे स्टेनो का हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का, चाहे सीजल का पेपर हुआ हो, ये जो लंबे वाले ऑप्शन होते हैं जनरली सही। अब ये मेरी कोई टिक नहीं है, ठीक है, मैं फिर से बता दूँ, ये बस मैं बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ने ही इसका नाम लंबाड़ी रख दिया था जब मैं स्टेनो क्वेश्चन करवा रहा था। लेकिन आप यहाँ पे ये देखो कि एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर जो स्टेटमेंट होता है, अभी मैं आपको उसका और एग्जाम्पल दिखाऊंगा आगे। ठीक है, जो स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ से लिमिटेड हो, वो नहीं होता है। जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अनइवन बाउंस को प्रिवेंट करना है, इंश्योर यूनिफॉर्म रिबाउंड को इंश्योर करता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की दर का सबसे अच्छा वर्णन? आई थिंक ये तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसमें एलिमिनेशन का क्या ही नीड है, इसमें आप नॉलेज की बेसिस पे ही कर सकते हो। पूछ रहा है कि नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, प्राकृतिक वृद्धि की दर क्या होगी? इट इज़ द क्रूड बर्थ रेट मल्टीप्लाइड बाई क्रूड डेथ रेट, इट इज़ द रेशियो वर्किंग पॉपुलेशन टू, भाई ये लेबर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में थोड़ी, तो वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ से आ जाएगा इसमें? पॉपुलेशन के नेचुरल इंक्रीज के बारे में पूछ रहा है, तो ये वर्किंग पॉपुलेशन का तो कोई यहाँ पर काम ही नहीं है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट, इट इज़ द एवरेज एनुअल ग्रोथ ड्यू टू माइग्रेशन अलोन, अलोन सिर्फ यही माइग्रेशन होगा, एक्सट्रीम है। और माइग्रेशन से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, बिल्कुल। आउट माइग्रेशन से डिक्रीज होती है कहीं की पॉपुलेशन, इन माइग्रेशन से इंक्रीज होती है पॉपुलेशन, नो डाउट। लेकिन सिर्फ क्या माइग्रेशन से ही पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज होती है? लोग कितने जन्म ले रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है, वो उस पर नहीं होता है। तो ये आपका गया और ये भी आपका पूरी तरीके से गया, मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेट कर सकते हैं इनको। ठीक है, और मल्टीप्लाई नहीं करोगे। इट इज़ द नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल का मतलब होता है नेचुरल तरीके से जो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल तरीके से पेड़ बढ़ रहा है, अपना जो भी खनिज वगैरह ले रहा है उससे बढ़ रहा है, ऊपर से फर्टिलाइजर डाल दिया, आर्टिफिशियल तरीके से बोल सकते हैं। तो ये है कि भाई इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट, इतने लोग जन्म ले रहे हैं, इतने लोग डेथ हो रही है, तो इतने से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। अब यहाँ पर मैं कुछ लोगों को और डाल दूँ तो वो आर्टिफिशियल, मतलब माइग्रेशन करवा दूँ, तो दैट वुड बी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल, वो नेचुरल नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर सी होगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया? ये भी आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। भारत में समान नागरिक संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लेकिन मुझे दिखा तो मैंने सोचा ले लिया जाए, ठीक है, लेकिन है आसानी। टू स्टैब्लिश अ कॉमन क्रिमिनल लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स,
अब यहाँ ऑल से दिक्कत नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम पढ़ते हैं कि सबके लिए सेम तरीके की चीज़ें लागू होंगी, है ना। आर्टिकल नंबर 44 अगर आपको याद हो, डीपीएसपी किस तरह की डीपीएसपी है रिकॉल करो और कमेंट में लिखो। हमने 3 तरह की डीपीएसपी पढ़ी थी, एक तो लिबरल इंटेलेक्चुअल, सोशियो इकोनॉमिक और गांधीयन डीपीएसपी, है ना। तो स्टैब्लिश अ कॉमन क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ से दिक्कत है क्योंकि ये सिविल की बात कर रहा है, सिविल की बात कर रहा है। सिविल आप जानते हैं, डाउरी हो गया, मैरिज हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, टैक्स वगैरह हो गया, ये सब सिविल से डील करता है, क्रिमिनल लॉ नहीं होगा यहाँ पे। टू यूनिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, अगेन अभी मैंने क्या थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत जो स्पेसिफिक चीज़ से लेके बात कर रहा हो वो नहीं होता जनरली आंसर। ये सिर्फ टैक्स तक लिमिट कर लिया इसने खुद को, सिर्फ टैक्स तक नहीं होगा। इट प्रोवाइड अ कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सबके लिए पर्सनल लॉज होंगे, सबके लिए सेम होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अब आप बोलने को बोल सकते हैं सर ये तो ऑल है, ये तो एक्सट्रीम कीवर्ड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल रत्ती भर का ज्ञान नहीं है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, ठीक है। जो कि मुझे नहीं लगता किसी को होगा क्योंकि हर कोई एटलीस्ट डीपीएसपी तो पढ़ता है, उसमें आर्टिकल नंबर 44 होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और वो हम पढ़ते ही हैं, मैं आपको पढ़ाते हूँ कि भाई सबके लिए सेम तरीके से चीज़ें लागू होंगी चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना आते हों। तो इसीलिए बोलता हूँ पहले नॉलेज का यूज़ करना है, देन अपना इसका यूज़ करना है। जो एलिमिनेशन वाली टेक्निक मैंने बोली है, बोलने को आप बिल्कुल बोल सकते हो, मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ कि हाँ ये ऑल है, ये एक्सट्रीम कीवर्ड है और उस हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन अभी मैंने जो बताया वो ठीक है, अब जैसे आपको समझ आए, क्योंकि ऑल यहाँ भी है, ऑल यहाँ भी है, ऑल यहाँ भी है, इस हिसाब से हो सकता है कि आप बीच टिक कर दें अगर आपको रत्ती भर का ज्ञान नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। सो टू प्रोवाइड अ कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज फॉर ऑल सिटीजन इररेस्पेक्टिव रिलीजन, और लंबाडी तो लग ही रहा है, ठीक है, लंबाडी जिंदाबाद। तो ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड अ कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स इररेस्पेक्टिव रिलीजन, यानी कि सभी नागरिकों के लिए चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक समान व्यक्तिगत कानून प्रदान करना है। एंड विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अप्लाई द यूनिफॉर्म सिविल कोड? इट वुड बी उत्तराखंड, ठीक है। गोवा नहीं होगा, उत्तराखंड होगा। गोवा मतलब गोवा का इंडिपेंडेंस से पहले भी है और उसने मेनली पोर्चुगीज लॉ के हिसाब से किया था, इंडियन लॉ के हिसाब से आपका उत्तराखंड है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज व्हाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें भी आई थिंक कोई एलिमिनेशन की नीड नहीं है, आराम से कर सकते हो इसको। वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफन मेड विद अ कॉपर बॉटम, खाना पकाने के बर्तन अक्सर तांबे के तल में क्यों बनाए जाते हैं? और वैसे बात गुड इंसुलेटर नहीं है, गुड कंडक्टर है ये, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट, मेकिंग इट ईजी टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर से क्या लेना देना, ठीक है, आसान है मैन्युफैक्चर करना। हम पूछ रहे हैं कि बर्तन बनाने के लिए क्यों तांबा इस्तेमाल करते हैं, तुम बोल रहे हो कि नहीं तांबा बनाना, तांबा आराम से जो है मैन्युफैक्चर हो जाता है, कोई मतलब है इस बात का? सो ऑप्शन नंबर सी, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इंश्योरिंग इवन हीटिंग, आई थिंक सब ने कर लिया होगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब आते हैं 7 पे, द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर, कृषि अवसंरचना कोष किसके लिए सहायता प्रदान करता है? फ्री फर्टिलाइजर, एग्री लॉजिस्टिक्स एंड कोल्ड चेन्स, कैश ट्रांसफर, या फिर एमजी नरेगा का जो वर्क है उसको लेकर, बताइए। यहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की फंड बात हो रही है, मनरेगा को तो आराम से हटा सकते हो, इसके एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है। आपको इसमें पता है कि अनस्किल्ड 100 डेज का इसमें गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। नरेगा आपका 2025 में एक्ट आया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में, और इसको लागू कब किया गया था? 2 फरवरी, यानी कि जो हमारा वेटलैंड डे है उस दिन 2006, 2 फरवरी 2006 को। देन बाद में ये 2009 में नरेगा से मनरेगा बन गया था 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये तो होगा नहीं। एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते हो कि भाई कुछ बिल्डिंग वगैरह इस तरीके से कुछ तो बना रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह। कैश ट्रांसफ़र, ये तो डीबीटी हो गया एक तरह का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। फ्री फर्टिलाइज़र, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है? ठीक है, तो ये फ्री फर्टिलाइज़र बहुत अगेन बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, ये बहुत ही स्पेसिफिक हो गया। एग्री लॉजिस्टिक्स यानी एग्रीकल्चर का पूरा लॉजिस्टिक डेवलप करना और पूरी कोल्ड चेन डेवलप करना, अगेन लंबाडी। ऑप्शन नंबर बी, आई थिंक इसको भी लिमिट कर ही लिया होगा। नाउ रीड दी बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। ये इंग्लिश में और ये क्वेश्चन हिंदी में। नीचे दिए गए कथनों और कारण से चिन्हित करें, सही विकल्प पर निशान लगाएं। सो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स GIS बेस्ड इंफॉर्मेशन, इट इज़ मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ये जो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है ये GIS बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर ये मान लेते हैं करता है तो इट इज़ मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, तो ये बैंक को मिनिस्ट्री ऑफ माइन मैनेज करेगा? ये तुम खुद बताओ। ये जो बैंक है इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड GIS बेस्ड इन्फॉर्मेशन, तो ये जो GIS बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का माइन से क्या लेना देना है भाई, तुम खुद सोचो।
यहाँ कोई खनन कर रहे हैं, कोई और निकाल रहे हैं, कोई मेटल का एक्सट्रैक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो रीज़न बिल्कुल गलत होगा यहाँ पे। और अगर रीज़न गलत है और अगर असर्शन और रीज़न में कोई एक गलत हो जाता है फिर तो मतलब क्वेश्चन एकदम ही आसान हो जाता है, क्योंकि अगर रीज़न गलत तो सिर्फ रीज़न अगर गलत तो सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है, ख़त्म। दिक्कत तो तब होती है जब दोनों सही हो जाएं कि भाई अब ए को टिक करूँ या बी को टिक करूँ। जब दोनों में से एक गलत निकला तो बड़ा आसान है। अब खुद सोचो यहाँ पे, सिंपल आप लॉजिक लगाओ ना कि कोई मिनिस्ट्री हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसके लिए, ठीक है। तो रीज़न फॉल्स है और असर्शन यहाँ पे ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली हाईलाइट, देखो सीजल का जो पेपर रहा है, मैं फिर से बताता हूँ, हो सकता है ऐसा मेंस में भी रहे कि 25 क्वेश्चन हैं, अगर 25 क्वेश्चन हैं, नो डाउट पेपर टफ था, सारी चीज़ें आई हैव ऑब्जर्व एवरीथिंग, ठीक है। पेपर क्वेश्चन टफ हैं, पेपर टफ है, बट उन 25 में से यकीन मानिए अगर आप आराम से बिना ज़्यादा आग बबूला हुए, आपके हाथ पाँव ना फूलें, आप आराम से, जब पिछली बार वो बंदा 3rd रैंकर बोल रहा है, मैं अपलोड करूँगा उसको अब, ठीक है, ताकि तुम खुद सुनो उसको, ठीक है, कि 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड देन ही स्कोर्ड बेटर। मैं ठीक है, उसने हो सकता है गेस लिया, उसके सही हो गए हों, लेकिन लेना पड़ेगा आपको भी, ऐसा नहीं कि आपके सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बस मतलब इतना बोल रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट गो में उसको आपको करना है, ठीक है। जब पिछली बार ऐसा था तो आप समझ सकते हो यार कितना ही टफ आएगा, कितना ही क्यों ना पेपर टफ आएगा, इतना तो यार आपने पढ़ ही रखा है कि 7 से 8 क्वेश्चन आप बना लोगे, 6 से 7 क्वेश्चन फॉर श्योर 100%, जिसमें आप श्योरिटी बना लोगे। उसके बाद आराम से 2nd और 3rd राउंड में आप करो। आई नो कि पेपर इस बार जैसे Tier 1 में थोड़ा सा लेंदी आया था, तो वो सबके लिए लेंदी होगा, टफ होगा, सबके लिए होगा। टफ है तुम्हारे लिए, अभी मान के चलो एडवांटेज है जो पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे मैं 9वें क्वेश्चन पे हूँ, ये लोगों का हाल होता है कि वो पूरा मतलब वीडियो तक नहीं देख पाते हैं, मतलब लोगों का इतना शॉर्ट वो है, मैं बोलूँ तो फोकस पावर है, कंसंट्रेशन पावर। अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये चीज़ करना शुरू कर दीजिए मॉक्स में अभी से, कि जो आ रहे हैं फर्स्ट राउंड में जल्दी जल्दी करिए। फिर ऑप्शनल एलिमिनेशन से अपना लगाइए दिमाग कि क्या दिमाग लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा स्पीड बना के चलना होगा। अगर आप ये कर ले जाओगे, ठीक है, अब आप में से ही टॉपर्स आएंगे, ये भी बात तय है। आपको पता है कि सब कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या है सारी चीज़ें। टॉपर्स में आप में से ही कोई निकल के आने वाला है, 1st 2nd 3rd 4th रैंक। अब वो बोले ना बोले एग्ज़ाम के बाद वो बात दूसरी है, ठीक है। किसी और कोचिंग वाले ने अगर आपको अप्रोच कर लिया तो मैं क्या ही बोलूँ, पैसे से तो खैर क्या नहीं ख़रीदा जा सकता है। लेकिन ये आपको भी बात पता है, ठीक है, कि अगर पिछली बार 3rd रैंक करने लगा है, 5th रैंक करने लगा है, तो लगाने वाले हैं लोग, लाने वाले हैं। आप ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, आप डिपेंड करता है कि आप लगा पाएंगे कि उसको नहीं लगा पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। मैं अगेन तुक्के मारने की नहीं बोल रहा हूँ, और लगाना नहीं लगाना अगेन इट्स योर कॉल। मैं तो बस आपको बोल रहा हूँ कि अगर लगाना है तो इस तरीके से आपको अप्रोच लेके चलनी होगी। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ना ये कोई पेड क्लास है, ना मैं यहाँ से आपसे बोल रहा हूँ कि ये आपसे लेक्चर देख लो फिर बैच में आके इसको खरीद लो। क्या पड़ी है मेरे को, क्या पड़ी मेरे को? इसमें मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं होते हैं वीडियोस में, मैं नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है इसमें, बस ये है कि भाई आपके वो अटेम्प्ट्स बढ़ें और किस तरीके से और एक्स्ट्रा और लाएंगे वो मुझे पता है, क्योंकि लाए हैं इसलिए, ठीक है। जिस दिन नहीं लाएंगे उस दिन मैं करवाना बंद कर दूंगा। तो बस ये है कि आप उसको अप्लाई करिए, ठीक है, सीरियसली, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग कर ही रहे होंगे, मुझे पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली हाईलाइट्स अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में वस्त्र उद्योग की अनूठी विशेषता को सही ढंग से उजागर करता है? इट फोकसेज ओनली ऑन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट, यानी कि जो टेक्सटाइल है वो सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे ही सिर्फ फोकस करता है एक्सट्रीम की नहीं है। रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट, भाई हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल जो होता है भाई, ये इसका टाइल से कोई लेना देना नहीं है। जो टाइल्स लगे होते हैं हमारे, है ना, बाथरूम वगैरह में, पहले यही मैं सोचा करता था, ठीक है। जब खैर छोड़ो उसको, स्टोरी में आपको बैच में बताई होगी। तो खैर, तो टेक्सटाइल का मतलब होता है जो भी फैब्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो फैब्रिक को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसको ऑब्वियस सी बात है हम उसको बनाते होंगे, एक्सपोर्ट भी करते होंगे। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया, गलत। इट इज़ पार्शली सेल्फ रिलायंट एंड इम्पोर्ट्स फाइनल प्रोडक्ट। ये पार्शली सेल्फ रिलायंट है, पूरी तरीके से अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, और ये इम्पोर्ट करता है फाइनल प्रोडक्ट्स को। मतलब कैन यू गेस दैट दिस थिंग कि भाई इम्पोर्ट्स फाइनल प्रोडक्ट्स, हम इम्पोर्ट करते होंगे फाइनल प्रोडक्ट्स को। भाई कॉटन देख लो, जूट देख लो, वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स हैं। जूट में इंडिया इज़ द टॉप प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। कॉटन में भी वन ऑफ द टॉप में आता है इंडिया, क्योंकि कॉटन आपको पता है यहाँ है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल में अच्छा खासा कॉटन होता है, जिसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है, पता होगा आपको।
ठीक है। हाँ, भले हम एक्सपोर्टर में नंबर 1 पे ना हो जूट में, लेकिन टॉप 3 में तो फिर भी आते हैं। तो क्या हम इंपोर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स को? ऑब्वियसली नॉट। इट इज़ सेल्फ रिलायंट एंड इट इज़ पार्शली सेल्फ रिलायंट, इट इज़ सेल्फ रिलायंट। सिमिलर ऑप्शंस, और मैंने आपको कई बार बोला है, सिमिलर और अगर कंट्रास्टिंग ऑप्शंस हैं, सिमिलर और सेम में अंतर होता है। कई बार होते हैं सिमिलर होते हैं और सेम भी होते हैं, मतलब जो ये चीज़ बोल रहा है वही ये भी बोल रहा है, तो इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो हो नहीं सकते हैं। लेकिन अगर सिमिलर हैं और अलग अलग बात बोल रहे हैं, बहुत चांसेस हैं कि उन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। इट इज़ पार्शली सेल्फ रिलायंट, इट इज़ अपने आप में पूरा सेल्फ रिलायंट अक्रॉस फुल वैल्यू चेन। ऑप्शन नंबर सी। अब हो सकता है तुम यहाँ पर ये करो कि ये फुल है तो फुल वैल्यू चेन फुल नहीं होगा, हाफ होगा, फुल एक्सट्रीम, लेकिन ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। लॉजिक यहाँ पे ये है कि हम फाइनल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करते हैं। इट ओनली केटर्स टू डोमेस्टिक मार्केट, मतलब अगर कोई फॉरेन से मांगेगा तो उसको हम देंगे ही नहीं, कोई बात होती है ये, ठीक है। इट फोकसेज ओनली ऑन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट, हम इंपोर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट। इंपोर्ट अगर हम करते होते, सिंपल सी बात है, इंपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो हम टॉप प्रोड्यूसर हैं भाई, हम इंपोर्ट करेंगे क्या? जहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टॉप 3 में एक्सपोर्टर हैं, तो हम इंपोर्ट करेंगे क्यों करेंगे जब हम उसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं? तो इट इज़ सेल्फ रिलायंट अक्रॉस द फुल वैल्यू चेन। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स को जरा अच्छे से ध्यान से देख लेना इसको, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज़ करता है, और इसमें लो स्कोर अच्छी पीस को दिखाता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? इसमें लो स्कोर ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये दिखाता है कि शांति ज़्यादा है। ये स्टेनो में क्वेश्चन आ चुका है, और एक नहीं, दो क्वेश्चन आए इस पे ग्लोबल पीस इंडेक्स पे। एक बार तो मैच करना था कि कौन निकालता है, और एक बार ये स्कोर वाला कि कम स्कोर है तो उसका मतलब अच्छी खासी पीस है वहाँ पे। ये तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालता है। तो ये इंडेक्सेस अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, इंडेक्स काफ़ी मतलब ज़्यादा नंबर पे आ रहा है रिपीटेडली। तो ये इंग्लिश में, ये हिंदी वाले भी देख लेंगे। ओके, करते हैं अभी। So according to Global Peace Index 24, which of the following statements correctly reflects global peace trends since 2008? All three GPI domains have steadily improved since 2008. अब ध्यान से समझना, 2008 के बाद से सभी 3 GPI डोमेन लगातार सुधार हुए हैं। 2008 से लेके आज 2024 आ चुका है, ठीक है, 2024 की बात कर रहा है। 16 साल में तीनों डोमेन में एक भी डोमेन अगर इम्प्रूव नहीं हुआ होगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 16 साल में, पिछले 16 साल में किसी एक साल में भी तीनों में से कोई एक भी डोमेन अगर किसी एक साल में भी इम्प्रूव नहीं हुआ होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कितने चांसेस हैं कि भाई 3 इंडेक्स हैं और 16 साल हैं, ठीक है, 24 में से अगर एक ने भी धोखा दे दिया, गया और गया ये। द एवरेज कंट्री स्कोर हैज़ इम्प्रूव बाई 4.5% सिंस 2008, ठीक है, गलत सही हो सकता है क्योंकि ये डेटा लिखा हुआ है। Ongoing conflict and safety security have deteriorated while militarization has improved, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो डिटेरेट हुई हैं, ख़राब हुई हैं, और कुछ है जो इम्प्रूव हुई हैं, जैसे मिलिट्राइजेशन। द नंबर ऑफ कंट्रीज शोइंग इंप्रूवमेंट एक्सीड्स दोज शोइंग डिटेरेशन, यानी कि जिनका इंप्रूवमेंट हुआ वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिनका डिटेरेशन हुआ है। अब ये तो एलिमिनेट कर लिया होगा, अब मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है, जैसे ये इसमें डेटा फैक्ट है, गलत होने के चांस है, लेकिन इनमें हो सकता है आपको सी और डी में डाउट हो जाए कि भाई इसमें सी होगा या डी होगा। लेकिन ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ज़्यादा अब हमें समझ में आ रहा है तो वो ये है कि भाई कुछ पैरामीटर्स हैं जो नीचे गए हैं और कुछ हैं जो इम्प्रूव हुए हैं। ये भी एक काफ़ी हद तक बहुत स्पेसिफिक फैक्ट है, अगर आप देखें, बहुत स्पेसिफिक फैक्ट इस सेंस में है कि नंबर ऑफ कंट्रीज जिन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई वो नंबर बड़ा है उस नंबर से जिनका कम हुआ है, जिनका डिटेरेशन हुआ है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगेन लंबाड़ी बोल सकते हो जो सबसे लंबा है, लेकिन ठीक है, अगेन वो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अगेन इट्स योर कॉल लंबा है या फिर जैसा भी। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी चितराई फेस्टिवल ऑफ मदुराई इज करेक्ट? मदुराई के चितराई महोत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंग्लिश हिंदी दोनों में यहीं पे, तो करिए इसको अटेम्प्ट। कर लिया? देखो, अब इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है कि हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन लग जाए, ज़रूरी भी नहीं है। कैसे? द चितराई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दी तमिल मंथ ऑफ मरगाजी। अब काफ़ी लोगों ने लंबाड़ी सोच के लगा दिया होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। लॉर्ड कलागर अराइव्स ऑन अ गोल्डन हॉर्स, वो एक गोल्डन हॉर्स में आते हैं। द फेस्टिवल इज हेल्ड एक्सक्लूसिवली इन दिसंबर, सिर्फ दिसंबर में ही होता है, सिर्फ दिसंबर में ही होता है। तो ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि एलिमिनेट किया जा सकता था। एक्सक्लूसिवली थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, सिर्फ दिसंबर में ही होता है। अब जैसे हमारे यहाँ जैसे दिवाली है तो मैं बोल दूँ दिवाली सिर्फ नवंबर में ही होती है, या फिर सिर्फ अक्टूबर में ही होती है। गलत है, क्योंकि कभी अक्टूबर में पड़ जाती है, कभी नवंबर में पड़ जाती है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम टाइप। द फेस्टिवल एंड्स विद अ गेम ऑफ बुल फाइट, हो सकता है होता हो, लेकिन यहाँ पर हमको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन उतनी जल्दी वर्क नहीं करता है। तो कई बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वर्क नहीं कर रहा है तो
फालतू का गेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। हमें 25 में 25 नहीं करने, अगर आपको पता लग जाएगा कि यार उसी तरीके का पेपर है जो हमने प्रीलिम्स में दिया था टियर 1 में, या फिर जिस तरीके के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मतलब डिफिकल्ट है और हमें 25 में 25 ऐसा भी नहीं कि 25 से 25 ही करना है, ठीक है। हम 3 4 5 स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं 25 आउट ऑफ 25 ही करके जाना ही जाना है, ठीक है। लॉर्ड कलाजर अराइव्स ऑन अ गोल्डन हॉर्स, ये यहाँ पर सही आंसर होगा। लंबाडी वाला फेल हो गया यहाँ पे, इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, हाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा, लॉर्ड कलाजगर अराइव्स ऑन अ गोल्डन हॉर्स। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। मदुरई कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। ओके, मैं कंसिडर द फॉलोइंग, और अगर आपको याद हो तो हमने संगम्स पढ़े थे, याद है आपको? संगम, 3 संगम पढ़े थे 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD के जो बीच में थे। तो उसमें से जो पहली और जो तीसरी संगम है, याद है आपको? कहाँ हुई थी पहले और तीसरे? मदुरई में हुए थे आपके। दूसरा वाला कहाँ हुआ था? वो कपाडपुरम में हुआ था, कपाडपुरम, जहाँ पर जो तमिल टेक्स्ट है तोल्कापियम, जो एंशियंट तमिल टेक्स्ट है उसको कंपोज किया गया था तोल्कापियम को। सो ओके, अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम अभी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोऑपरेशन, STI, ठीक है। तो ब्रिक्स विज्ञापन, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट एंड पब्लिक गुड ड्रिवन इनोवेशन। इट इज़ गवर्नड ओनली थ्रू एनुअल हेड्स ऑफ स्टेट समिट्स। सिर्फ इसमें एनुअल, जो इसको गवर्न करते हैं कौन? एनुअल हेड्स ऑफ स्टेट समिट ओनली। एक्सट्रीम कीवर्ड। अब देखो सर, एक्सट्रीम कीवर्ड है, ओके, मैं कब एक्सट्रीम कीवर्ड को सही मानूंगा? अगर आई एम पक्का श्योर कि हाँ यार ये स्टेटमेंट सही है, या फिर मुझे अपने लॉजिक से लग रहा है कि यहाँ पर ऑल, जैसे कि वो यूनिफॉर्म वाला सिविल कोड वाला था, कि हो सकता है। यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि लॉजिक से कुछ तो कोई ऐसा लॉजिक बन सकता है यहाँ पर कि नहीं ओनली या ऑल सही हो सकता है। तो मैं यही मानूंगा कि अगर मुझे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और अगर मैं श्योर नहीं हूँ उसको लेकर कि यार ये सही हो सकता है, तो आई वुड कंसिडर कि ये गलत है, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम कीवर्ड है। तो दूसरा यहाँ पर गलत होगा नहीं, ये ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट एंड पब्लिक गुड ड्रिवन इनोवेशन। अगर आपको इस तरीके के स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं तो अभी या तो आपका गट फीलिंग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, या फिर आपके लिए बनी नहीं है, ठीक है। अगर अगेन शायद आप समझ पा रहे हो कि इसमें ना तो कोई डेटा है ना कोई फैक्ट है, कितना एक्सप्लेनेटरी है, कितने भारी भरकम सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स का यूज़ किया गया है, म्यूचुअल बेनिफिट, पब्लिक गुड ड्रिवन इनोवेशन। इस तरीके के स्टेटमेंट्स कभी गलत नहीं होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 इज करेक्ट। रीड द बिलो स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करिए, ये रहा 13th का हिंदी में कर लिया। पढ़ते हैं असर्शन। द लास्ट मैन इन द टावर एक्सप्लोर्स द मॉरल एंड एथिकल कन्फ्लिक्ट्स फेस्ड by residents during rapid urban development and real estate pressures in Mumbai. The novel focuses on the historical evolution of Mumbai's architecture and its colonial past. ये हम बुक पढ़ते हैं कि अरविंद अडिगा ने लिखी थी, लेकिन हम ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं कि बुक किस बारे में बात करती है। और इतनी सारी बुक हैं, किस किस के बारे में हम देखें कि वो बुक किसके बारे में बात करती है, तो ये तो आप भूल ही जाओ। ये तुमको क्वेश्चन कहीं मिल जाएगा या NCERT में तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं इस तरीके से डायरेक्टली नहीं मिलने वाला, तुमको वहीं बैठ के बनाना पड़ेगा। कुछ लोग बनाएंगे, कुछ लोग छोड़ेंगे भी। जो रिस्क लेगा, अगर सही, ऑब्वियस बात है, सही जाता है तो उसका सही होगा। अब किस तरीके से सोचा जा सकता है तो वो समझिए। लास्ट मैन इन टावर एक्सप्लोर्स, लास्ट मैन इन टावर कोई नॉवल है जो एक्सप्लोर करती है मॉरल एंड एथिकल कन्फ्लिक्ट फेस बाय रेजिडेंट ड्यूरिंग रैपिड अर्बन डेवलपमेंट एंड रियल स्टेट प्रेशर्स इन मुंबई। तो मुंबई में जब बहुत तेज़ी से अर्बन डेवलपमेंट हो रहा था तो ये जो कन्फ्लिक्ट हुए थे, मॉरल और एथिकल कन्फ्लिक्ट हुए थे, ठीक है। कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे जो स्लम में जो रह रहे हैं उनको हटा देना, उनको खाली कर देना और यहाँ पर पूरी बिल्डिंग तैयार कर देना, तो वो उसके बारे में बात कर रहा है। मॉरल एंड एथिकल कन्फ्लिक्ट फेस बाय रेजिडेंट्स ड्यूरिंग रैपिड अर्बन डेवलपमेंट एंड रियल स्टेट का प्रेशर। ओके, ठीक है, मान लेते हैं सही है ये। द नॉवल फोकसेस ऑन द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ मुंबई का आर्किटेक्चर एंड इट्स कॉलोनियल पास्ट। ये भी मुंबई के बारे में बात कर रहा है, ये भी मुंबई के बारे में बात कर रहा है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? रियल एस्टेट। और जो रियल एस्टेट यानी कि रियल एस्टेट क्या है भैया? रियल एस्टेट का मतलब है ज़मीन और उस पर ये सब फ्लैट बनाना, बिल्डिंगें बनाना। मुंबई में आपको पता है बिल्डिंग है, ठीक है। तो वो सब फ्लैट्स वगैरह बनाना, उनको कंस्ट्रक्ट करना, क्या ये आर्किटेक्चर नहीं होता है? होता है। तो यानी कि अगर ये सही है तो ये भी सही होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं ये किसी और के बारे में बात कर रहा है, ये किसी और के बारे में बात कर रहा है, नहीं इन दोनों में से कोई एक ही सही है यानी सी है ना, दोनों सेम चीज़ के बारे में बात कर रहा है। यानी अब हमें ये टेंशन लेनी है कि ये सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बात तो दोनों सेम की कर रहा है। और अगर दोनों की सेम ही कर रहा है कि मतलब भी दोनों की सही है, फिर तो ये दोनों गलत तो नहीं हो सकते हैं। दोनों गलत का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। अब
लास्ट मैन इन टावर एक्सप्लोर्स द सुनना ध्यान से, लास्ट मैन इन टावर एक्सप्लोर्स द मॉरल एंड एथिकल कन्फ्लिक्ट्स बाय रेजिडेंट ड्यूरिंग द रैपिड अर्बन डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट प्रेशर मुंबई बिकॉज, क्यों? क्योंकि नॉवल इस पे फोकस करती है हिस्टोरिकल। क्या कोई रीज़न तो को बना रहा है इस चीज़ का कि ये, अगर रीज़न ये तब सही होता, रीज़न अगर ये दिया होता कि मॉरल और एथिकल कन्फ्लिक्ट हुए क्यों, क्यों फेस किया रेजिडेंट ने मॉरल एथिकल, उसका रीज़न नहीं दिया है यहाँ पे। ये है, ये नॉवल फीच बताता है आर्किटेक्चर के बारे में, हाँ बता तो रहा है, फिर इसका रीज़न तो नहीं मिला ना, तो सही तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। बी, ठीक है। What is the primary function of the NVS-02 satellite launched aboard GSLV F-15? बताइए क्या होगा NVS-02 का? It supports meteorological observation for cyclone prediction। कर लिया होगा आई थिंक आपने सभी ने, ठीक है। करना है यार क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके, बताना ना पड़े। साइक्लोन प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर दी कि नहीं कर दी इसने? साइक्लोन प्रोटेक्शन की, साइक्लोन प्रोटेक्शन के लिए सैटेलाइट छोड़ी गई है। इट एनेबल सैटेलाइट बेस्ड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, स्पेसिफिक चीज़ है। इट बूस्ट इंडियाज नेविगेशन सिस्टम बाय ऑफरिंग प्रिसाइज पोजिशन एंड टाइमिंग डेटा। एक्सप्लेनेटरी है, लंबाड़ी तो ही है लेकिन एक्सप्लेनेटरी है। थोड़े से सोफिस्टिकेटेड वर्ड लाइक ऑफरिंग प्रिसाइज पोजिशन, टाइमिंग डेटा, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा में सही लग रहा है। इट कंडक्ट्स डीप स्पेस कम्युनिकेशन विद प्लानिटरी प्रोब्स, ये भी हमें ठीक लग रहा है, ये भी थोड़ा एक्सप्लेनेटरी टाइप लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और साइक्लोन प्रेडिक्शन। NVS नेविगेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म ही है NVS का यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 15th। अशर्सन रीजन क्वेश्चन है ये, करिए इंग्लिश में, ये हिंदी में कर लिया। पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स एंड परसेंटेज चेंज पर ईयर, कैन बी मेजर्ड। दिक्कत तब पता है कब होती है? जब ऐसा लिखा हो कैन नॉट बी डन, कैन नॉट बी मेजर्ड, ये नहीं हो सकता है। दिक्कत तब होती है उस स्टेटमेंट में, दिक्कत तब होती है उस स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो उस चीज़ को, कि जब नॉट लगा हो, कैन, इट कैन नॉट बी डन बाई थ्रू, ठीक है। कैन बी, याद है आपको? पहला लेक्चर खोल के देखना, उसमें बताया था। ऑल, ऑलवेज, नन, नेवर, स्टेडली, ये सारे जनरली जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, ये कीवर्ड वाले स्टेटमेंट, वो गलत होते हैं। लेकिन कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, ओ, ये सही होते हैं। या फिर कोई स्पेसिफिक डेटा बोला है कि इतना, इतने लोगों के साथ ये हुआ है, वो गलत होने के चांस होते हैं। और कहीं वो है इतने से ज़्यादा, इतने से कम। याद है आपको? कुछ मैंने आपको बताया था लाइक कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम 6 स्टेट्स, रॉन्ग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम मोर देन 6 स्टेट, सही। समझ रहे हैं आप? है 6 ही, लेकिन उसको कीवर्ड ने गलत बना दिया पहले वाले ने, कि पहले वाले ने क्या बोला? 6, 6 के साथ, यानी 6 ही होना पड़ेगा। अगर 7 हो गया या 5 हो गया, गलत। मोर देन 6 में 7 हो है, 8 है, 9 है, 10 है, सबको सही कर देगा। तो इस तरीके के जो होते हैं कि ओवर दिस, मतलब जिसमें स्पेसिफिक ना होकर उस डेटा को थोड़ा जनरलाइज कर दिया जाता है, वो सही होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, वो जनरलिस्टिक कीवर्ड होते हैं, सही होते हैं। सम, कुछ, सम हो गया, मे हो गया, लिख लो इसको, मे, कैन, ये ले जनरली सही होते हैं, ये जो कीवर्ड वाले स्टेटमेंट होते हैं। अब वो बात अलग है कि एग्जामिनर भी इस लेक्चर को ले रहा और वो उसका ईगो हर्ट हो जाए और वो सब बदल के रख दे, लेकिन जनरली यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी तक तो मेजरिंग ग्रोथ ओनली इन एब्सोल्यूट नंबर्स प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंसाइट्स इनटू पॉपुलेशन ट्रेंड्स ओवर टाइम। मेजरिंग ग्रोथ ओनली इन एब्सोल्यूट नंबर प्रोवाइड्स, यानी कि किसी और नंबर में वो करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये आपका रीज़न गलत, ऑप्शन नंबर, ठीक है, देख रहे हो आप ओनली। तो असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। Read the following statements regarding K. Sanjay Murthy's recent appointment as CAG of India। तो जो संजय मूर्ति जी के संबंध में यहाँ पर आप बताइए कि जो उनकी हालिया नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़ें और बताएं कौन सा सही है। He took office as the CAG in November 2024 after the term of गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ओके, ये तो हमें पता होना चाहिए आई थिंक, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये पहले थे और अभी, हाँ, नवंबर 2024 में बने नहीं बने ये तो ठीक है, एक स्पेसिफिक डेटा हो गया, लेकिन ये तो सबको पता होगा कि गिरीश मुर्मू थे पहले, संजय मूर्ति जी अभी है, ठीक है। तो भले इसमें आपको शक हो, लेकिन ये आधा तो सही है ना कि भाई संजय मूर्ति अभी हैं, इससे पहले मुर्मू जी थे। कैग इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, येस इट इज़, विच इज़ अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 148, हमें पता है 148 पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, चैप्टर नंबर 5 में कैग के बारे में दिया हुआ है 148 से लेकर 151 तक, जिसमें 148 ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, दैट इज देयर शैल बी अ कैग ऑफ इंडिया। 149 कैग के ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट की बात करता है,
ठीक है, ड्यूटीज़, फॉर्म ऑफ अकाउंट, और 151 किसकी बात करता है, रिकमेंडेशंस की बात करता है ये, ठीक है। रिकमेंडेशन ये प्रेसिडेंट को देगा, रिकमेंडेशन किसी की भी हो जनरली बाइंडिंग नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी श्योर कि बाइंडिंग है, आपको यही मानना है कि रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती हैं। द कैश टर्म इज़ ओनली 5 ईयर्स। अब ये ओनली की वजह से गलत है, फिर मैं वो तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये 5 ईयर्स की वजह से गलत है। ये ओनली की वजह से गलत नहीं, भले एक्सट्रीम की वर्ड है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा ओनली है तो गलत है, जबकि गलत है, लेकिन गलत ये 6 ईयर्स की वजह से, ओनली की वजह से गलत नहीं है। अगर यहाँ ओनली करके 6 कर देता तो सही होता ही है, ठीक है। तो ये 5 साल की वजह से गलत है कि ये 5 साल नहीं टर्म होता है इसका। चलो मैं लिखूँगा नहीं इसमें, ठीक है, ऐसे ब्लैंक अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये 5 नहीं होगा, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज होता है, एंड कैन नॉट बी रिपीटेड। येस, ही कैन नॉट बी, इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट टू दैट पर्टिकुलर ऑफिस अगेन। हाँ, क्या वो ऑफिस रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता। जैसे कि हमारा फाइनेंस कमीशन जो होते हैं ना, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है मेंबर्स, वो एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन कैग वाले नहीं होते हैं, यूपीएससी वाले नहीं होते हैं, हाँ, इलेक्शन कमीशन वाले नहीं होते हैं उसी ऑफिस में रीअपॉइंटमेंट के लिए। सो 1 और 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, एक एलिमिनेट करना तो आंसर आ गया। ओके, तो ओनली कैसे गलत नहीं था, वो 5 नहीं होगा, वहाँ पे 6 ईयर्स होगा, 6 years or 65 years of age. Now, as per Article 279A of the Constitution, the GST Council's decisions require what kind of majority of the weighted votes of the members present and voting? करिए इसको। देखो, अब अगर ना पता हो ये क्वेश्चन, अगर मान लो मुझे नहीं पता है और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पर जो लगाता दैट वुड बी, ठीक है, GST Council decision require what kind of majority of the votes present and voting। तो जो यहाँ पे मैं लगाता, ठीक है, अगर आप मैं आपकी जगह होता और मुझे ये क्वेश्चन नहीं पता होता तो यहाँ पे जो मैं लगाता दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ये गलत है, आंसर इसका 3/4 है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन अगर आप देखो तो उतना आसानी से वर्क कर नहीं रहा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आसानी से वर्क करता है। आप ये चीज़ को नोटिस करोगे, जितने भी हम यहाँ पे निट्टो में लेते हैं सब में ज़्यादातर स्टेटमेंट्स ही होते हैं, या असर्शन रीज़न या स्टेटमेंट, इस तरीके के जो बहुत ही स्पेसिफिक हो, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन का स्कोप बहुत कम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ कि अगर मैं होता और मैं गेस करता तो मैं गेस ये करता 2/3 मेजोरिटी। क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर यही तो मेजोरिटी देखते हैं, ये तो सिंपल मेजोरिटी देखते हैं, हाफ मेजोरिटी तो बिल्कुल ना करता, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब भी वही होता है, डिवाइड बाई 2+1, ठीक है, मतलब जितने मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उन, ठीक है, उसका सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका डिवाइड बाई 2+1, वही सिंपल मेजोरिटी होता है, ठीक है। वही हाफ मेजोरिटी आप बोल दो तो ये और ए और डी के साथ तो मैं ना जाता, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ बोल रहे हैं एक तरीके से। आई वुड हैव गॉन विद 2/3, लेकिन 2/3 नहीं, यहाँ पर आंसर 3/4 मेजोरिटी है। 18th, when light enters from air into a medium, its speed changes. Which of the following properties of light remains constant during this transition? यहाँ पर एलिमिनेशन तो नहीं है, बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है, अब आ गया तो कर लेते हैं, ठीक है, तो कर लेते हैं। तो भाई हमें पता है कि लाइट 2 तरीके से बेंड हो सकती है, एक तो होता है रिफ्रैक्शन और एक होता है डिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो तब लाइट का डायरेक्शन चेंज हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। और अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाए उसके बीच में और लाइट अगर बेंड हो जाए कॉर्नर्स से किसी ऑब्स्टिकल की वजह से, तो उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये चीज़ तो हमें पता है, चलो और थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और भी। यहाँ पर मैं कुछ बता देता हूँ आपको, थोड़ी सी बात आ ही गई है तो एक देख ही लेते हैं, थोड़ा 1 सेकंड रुको। तो किस तरीके से होता है रिफ्रैक्शन, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन इस तरीके से होता है, रे ऑफ लाइट आती है जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, देन ये नॉर्मल होती है जो इसके जो आपकी ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन ये सीधे निकलने की बजाय या तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल जाती है या फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाती है। इट डिपेंड्स कि मीडियम कैसा है। अगर ये मीडियम रेयरर मीडियम है और ये अगर डेंसर मीडियम है तो पता है क्या होगा, तो ये होगा कि द लाइट विल बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, वो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगी। लेकिन अगर डेंसर से रेयरर है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। साथ ही साथ इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी जब वो रेयरर से डेंसर में जाएगी। इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं 2 लॉज। पहला लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों लाई करते हैं सेम प्लेन पे,
और दूसरा लॉ क्या बोलता है, जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक जिसको बोलते हैं, जो एयर का 1 होता है, 1.33 वाटर का होता है, 1.5 ग्लास का होता है, 2.42 डायमंड का होता है, ठीक है। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो हमें दो मीडियम में लाइट के स्पीड का रेशियो देता है हमें, कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसी तरह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये नॉर्मल है। उसमें ये होता है पहला लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपस में बराबर होते हैं, और दूसरा वाला लॉ वही सेम है जो इसमें था कि तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। अच्छा, बस एक चीज़ और, TIR के लिए कंडीशन क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन ये होती है कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। और क्या है कि वो पूरी तरह से, जब हम लाइट को ऐसे भेजते हैं ना, ऐसे भेजते हैं तो ऐसे जाती है, फिर हम और भेजते हैं और ऐसे होती है, और ऐसे करते हैं और ऐसे होती है, फिर एक पॉइंट आता है जब वो वापस आ जाती है, वो वापस आ जाती है। पता है कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, और जो लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो, तब वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। जैसे कि जो हमारा मिराज है, जो डेजर्ट्स में देखने को मिलता है मिराज, वो इसी से बनता है। आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है वो इसी पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। डायमंड स्पार्कल क्यों करता है, टोटल TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ओके, तो खैर, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। अच्छा, साउंड वेव की अगर बात करें, अगर आपको याद हो साउंड वेव, तो हमने पढ़ा था साउंड वेव की जो लाउडनेस है, साउंड की लाउडनेस है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड की जो पिच है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है साउंड वेव की, और उसके पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वेवलेंथ वगैरह चेंज नहीं होगी, बट वेवलेंथ वगैरह चेंज हो जाएंगी, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। द BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एम्स टू अलाइन इंडियन एविडेंस लॉ विद एडवांसमेंट्स इन, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो जिसने कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है, का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को निम्नलिखित में प्रगति के साथ जोड़ना है। फॉरेंसिक साइंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर भाई, लॉ का एग्रीकल्चर से क्या लेना देना है? फिलोसफिकल टेक्स्ट नहीं, ये तो चलो ठीक है, बोल भी सकते हैं कि इसका लेना देना हो सकता है कि हाँ उससे लिंक करेगा जो हमारे वेदों पुराणों उपनिषदों में लिखा हुआ उसके साथ, तो वो तो समझ भी सकते हैं, लेकिन ये का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, ठीक है। ओरल स्टोरिंग टेलिंग ट्रेडिशन सब फर्जी चीज़ें, मतलब नया है तो नई में हर चीज़ में ई लगता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। आई थिंक ये आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सारी चीज़ों को डिजिटाइज किया जा रहा है, तो इसको भी किया जा रहा होगा। 20th, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असर्ट्स एंड रीजन, आपको बताना है कौन सा सही है, अभिकथन और कारण। कर लिया आपने। सो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज अ सिविलियन साइंस अवार्ड, इट इज कन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो इज इट अ सिविलियन साइंस अवार्ड? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हमें नहीं बताया कि नहीं, लेकिन इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देती है इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देती है। ये विज्ञान का पुरस्कार है भाई, आर्ट एंड कल्चर का नहीं है ये। विज्ञान का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक देगी ना। तो अगेन मिनिस्ट्री फिर से इसने गलत की, तो मैं पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ, एक अभी पीछे मिनिस्ट्री इसने गलत करके दी थी और फिर इसने गलत दी मिनिस्ट्री। यानी मिनिस्ट्री में थोड़ा सा फोकस मारना जब भी मिनिस्ट्री कहीं लिख के असर्ट्स एंड रीजन में। तो रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स, और अगर रीजन फॉल्स हो गया तो फिर तो बड़ा ही आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। रीजन फॉल्स हो गया तो फिर तो असर्ट्स इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्राइमरली मेजर्स डिस्पैरिटीज बिटवीन जेंडर्स इन विच की एरियाज। वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट मुख्यतः किन प्रमुख क्षेत्रों में लिंगों के बीच असमानताओं को मापती है? करो इस क्वेश्चन को, पॉज करो, कर लिया। ग्लोबल जेंडर गैप, अब मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता? ग्लोबल जेंडर गैप की बात हो रही, जेंडर गैप मेल फीमेल के बीच में गैप। इनकम और वेल्थ दोनों सेम तो ना बोलूँगा, लेकिन सिमिलर तो हैं। इनकम का मतलब होता है तनख्वाह कितनी मिल रही महीने की, वेल्थ का मतलब है कितने पैसे का मालिक हूँ मैं। हो सकता है मेरे पास 50 लाख रुपए हो, मेरी सैलरी हो महीने की 1 लाख, तो मेरी इनकम है 1 लाख, 50 लाख है मेरी वेल्थ। तो ऐसा नहीं कि सेम है दोनों चीज़ें, लेकिन सिमिलर है काफ़ी हद तक। तो दो सिमिलर पैरामीटर्स पे तो नहीं चेक किया जा रहा होगा, डिफरेंट डाइवर्सिटी ली जा रही होगी, डाइवर्स पैरामीटर्स लिए जा रहे होंगे, सो दैट कि बहुत अलग अलग मापदंडों में मापा जा सके डिस्पैरिटी को बिटवीन दी जेंडर्स। तो मैं पहले तो बी को एलिमिनेट करूँगा, ठीक। क्राइम लॉ जस्टिस
अगेन तीनों सेम सिमिलर चीज़ें हैं। सिर्फ क्राइम लॉ जस्टिस में ही सीमित कर देंगे क्या? क्राइम लॉ जस्टिस सिक्योरिटी ये तो बहुत ही सिमिलर है, बाकी पैरामीटर्स में नहीं देखेंगे क्या कि भाई महिला कितनी कमा रही, पुरुष कितना कमा रहा है, महिला की हेल्थ कैसी है, पुरुष की हेल्थ कैसी है ना, बस क्राइम तक ही सीमित करके रख दिया इसको। क्राइम ये तो बिल्कुल ही अपसेट होगा। एनवायरमेंट, क्लाइमेट, फॉर वाटर, फूड, अगेन इसमें इनकम का तो कुछ पता ही ना चल रहा, कुछ ना पता चल रहा इसमें, तो एनवायरमेंट क्लाइमेट अगेन ही सिमिलर हो गए। पॉलिटिक्स वाला हमने एक ले लिया, इकोनॉमी में ले लिया कि उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, कितनी महिलाएं किसी कंट्री की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, और कितने आदमी, कितनों का इकोनॉमी में, लेबर वर्क फोर्स में कितनों का, महिला कितनी है, आदमी कितने हैं, हेल्थ दोनों की कैसी है, शिक्षा कैसी मिल रही है, तो कौन डाइवर्सिफाइड है, आप बताओ। इस तरीके से यहाँ सोचना। तो ऑप्शन नंबर ए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है, कि आप किसी ने नहीं पढ़ा है भाई, किसी ने नहीं पढ़ा है। इवन आप यूपीएससी वालों से जितना अगर आपको कोई साथ में करवा लेना है क्वेश्चन, करवा लेना, ठीक है, वो भी ऐसे ही एलिमिनेट करके ही करेगा। और ये कोई यूपीएससी वालों के लिए नई चीज़ नहीं है, ठीक है, ये वो उसमें करना ही पड़ता ही है। वहाँ पे भी प्रीलिम्स में आप 100 क्वेश्चन आते तो टॉपर जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाता है उसको भी 50 से ज़्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चन, बनाने पड़ते हैं वहाँ बैठ के, ठीक है। एटलीस्ट मैं बोलूँ 40 से ज़्यादा नहीं आते हैं, श्योर शॉट की बात करूँ, 40 से ज़्यादा किसी को नहीं आते हैं। मुश्किल से 30 कर पाते हैं, से 25-30, उसके बाद ऐसे ही करना पड़ता है, थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के, दिमाग लगा के। वहाँ थांगटा ये तो खैर ऐसे ही यहाँ पर डली है, इसका एलिमिनेशन से कोई लेना देना नहीं। मणिपुर का होगा मार्शल डांस है। मार्शल डांस आप रिकॉल कर सकते हैं, ऐसे केरल का कलरीपयट्टू है, तमिलनाडु का सीलम्बम है आपका, ठीक है। और मर्दानी खेल कहाँ का है, तो मर्दानी खेल ज़रा बताओ कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का। मल्लाखंब कहाँ का है, मल्लाखंब एमपी का है, हाँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मल्लाखंब एमपी का मर्दानी खेल, ओके। और थांगटा आपका मणिपुर का है। 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री पेयर्स इज करेक्टली ग्रुप्ड एज हैवी इंडस्ट्रीज। तो इसमें हैवी इंडस्ट्री क्या है, तो हमने पिछले लेक्चर में भी जो पहला था उसमें भी इस पे एक क्वेश्चन किया था, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट वेट इंडस्ट्रीज पे, याद है आपको। तो सबसे हैवी क्या लग रहा है इसमें आपको, इलेक्ट्रिकल फ्यूज लग रहे हैं, घड़ियाँ लग रही, पेंट ब्रश लग रहे हैं, शिप्स, बिल्डिंग या ऑटोमोबाइल लग रहा है, फिर जो सिलाई वाली मशीन होती है, पेंट ब्रश होते हैं, सिंपल यार, बी लग रहा है, ठीक है। यही आपका हैवी इंडस्ट्री में आएगा, यही हैवी है इंडस्ट्रीज। आखिरी क्वेश्चन है ये, the Western Ghats are a recognized biodiversity hotspot. Which of the following is currently considered the most significant threat to its endemic species beyond the general habitat loss? क्या हो सकता है, ये हिंदी में है, आखिरी क्वेश्चन है। तो पश्चिमी घाट जो हैं, वेस्टर्न घाट, रिकॉल करो सारी चीज़ें, वेस्टर्न घाट, यहाँ ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो हैं वो हायर हैं यहाँ, वेस्टर्न घाट हायर हैं दैन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपके कॉन्टिन्यूअस हैं दैन द ईस्टर्न घाट। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न घाट में बहुत सारी नदियाँ आती हैं ईस्ट की तरफ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेन्नर, पनियर, बहुत आती हैं रिवर, याद है आपको। हम लोग ने अभी रिवर चैप्टर किया भी है, जो हमारा सीजल में इसका बैच चल रहा है, कि महानदी है, देन गोदावरी है, देन कृष्णा है, दोनों के बीच में कोल्लेरू लेक है, हाँ, कृष्णा के बाद आ जाइए आपकी पेन्नर रिवर है, पोन्नैयार है, कावेरी है, वैगई है, सब जा रही हैं, तो इसको डिसकॉन्टिन्यूस बना देंगे। वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस है और हायर भी है। अनाईमुडी कहाँ है, अनाईमुडी अनामलाई में, क्या हाइट है, 2695 मीटर, केरल में है। सेकंड हाईएस्ट पीक नीलगिरी में, जहाँ वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट का मिलन होता है। नीलगिरी 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और नीलगिरी में दौड़ा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है, 2637 मीटर हाइट है, कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। वो कहाँ है, नीलगिरी में। नीलगिरी को अनामलाई से कौन कनेक्ट करता है, कौन सा पास है जो कनेक्ट करता है, कमेंट में बताओ, विच पास कनेक्ट द नीलगिरी फ्रॉम अनामलाई हिल्स, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो सकता है कि उनकी जो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगर मैं बात करूँ, हमें 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। एक तो वेस्टर्न घाट है, दूसरे हिमालय हैं, तीसरा आपका हो गया ये जो आपका इंडो बर्मा रीजन हो गया, और सुंडा लैंड में आ गया, अंडमान निकोबार वगैरह, ठीक है। तो ये और ये 4 हैं आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट के एंडेमिक स्पीशीज़ के लिए। हैबिटेट, अब मैंने एनवायरनमेंट में इतना तो पढ़ा ही दिया आपको। हैबिटेट का मतलब तो तुरंत तुम बता ही सकते हो। हैबिटेट मतलब जहाँ पर वो स्पीशीज़ रहती हैं, जो उनका घर है। तो उनके घर के लिए खतरा क्या है सबसे ज़्यादा, उनके घर के लिए खतरा सबसे जो ज़्यादा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़, मतलब कोई और स्पीशीज़ का वहाँ आ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे हिरन लोग हैं, अपना घास वास खा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से चल रहा है, ठीक है, घास वास खा रहे हैं। अब वहाँ पे उन पे फीड कर रहे हैं शेर लोग, यही होता है। अब मैं किसी एक ऐसे जंतु को छोड़ दूँ वहाँ पे जो हिरन को खाता हो,
जो हिरन को खाता हो, शेर भूखा नहीं मर जाएगा? तो मुझे बताओ। तो वो जिसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया इज इन्वेजिव एलियन। एलियन का मतलब वहाँ से वो बिलोंग ही नहीं करता है उस पर्टिकुलर प्लेस से, उसको कहीं से ला के छोड़ दिया गया, कैसे भी आ गया। जैसे मान लो कि कई बार बाढ़ वाड़ होती है, तो बाढ़ की वजह से क्या होता है कि जैसे कि मान लो हम लोग रह रहे हैं, बाढ़ के पानी की वजह से क्या हुआ कि नदियों का पानी आ गया, या फिर जैसे कि जो कोस्टल रीजन है जैसे कि मुंबई वगैरह, समुद्र का पानी आ गया, तो समुद्र के जो जीव हैं वो यहाँ पे आ गए ज़मीन में। अब या तो वो क्या करेंगे, वो उनका खाना खाना शुरू कर देंगे जिनका, जो कि एक्चुअल में जो लैंड वाले हैं, तो वहाँ पर का के स्पीशीज़ को खतरा हो जाएगा, हैबिटेट का लॉस होना शुरू हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आसान था ये क्वेश्चन, इट वाज टफ, ठीक है। ये सारे ही लग रहे हैं कि हाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से उनके रहने का खतरा हो सकता है, फॉरेस्ट आग में लग गई तो उनके हैबिटेट लॉस हो सकता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये थोड़ा कम समझ भी सकता हूँ कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कितना ही होगा, लेकिन फिर भी इससे भी हो ही सकता है, नो डाउट। चारों से ही हैबिटेट लॉस हो सकता है, चारों से ही हैबिटेट लॉस हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें आपको सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछा था कौन सा है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट ये है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नॉट एन ईजी क्वेश्चन, नॉट एन ईजी टू एलिमिनेट, बट फिर भी जो है वो है, ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। एंड बाकी ये बैच रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ, ठीक है। इट्स अभी तो हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस हो, सॉरी ज्योग्राफी की चल रही है, पॉलिटी खत्म हो चुके हैं, ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट खत्म होने को है। यहाँ पर क्या है कि हम लोग मतलब ऐसे 2-2 चैप्टर का MCQ के थ्रू रिवीजन करते हैं बस। बाकी तो है ये कि इसमें आपको 3.0 बैच मिल जाएगा, जिससे आपको पढ़ना है एक्चुअली डिटेल में, आपको उसी बैच से पढ़ना है, 3.0 बैच से, जो इसमें आपको फ्री मिलता है रिकॉर्डेड। वो तो बस ये है कि हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 2-2 चैप्टर्स को उठा के, जो हमारी यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैच में क्लासेस होती हैं, ओके। चलो, तो बाकी तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन। एंड करंट अफेयर्स को लेके तो मैंने आपको बता ही दिया है। करंट अफेयर्स को लेके कल से आपको कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, परमार SSC टेलीग्राम पे, ओके। और ये PDF भी इस लेक्चर का वहीं पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे। थैंक यू। कितना स्कोर किया आपने वो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और जब आप टॉपर बनेगा तो भूल मत जाइएगा हमको, ठीक है। पैसा ले लीजिएगा, मना नहीं कर रहे हैं, पैसा तो मिलेगा ही आपको, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, पैसा ले लीजिएगा, ठीक है, लेकिन वोट हमें को दीजिएगा। मतलब एटलीस्ट बता तो सकते हो, हम नहीं, अगर तुम बोल दोगे ना कि सर हमारा मत छापो, क्योंकि कुछ लोगों ने किया है ऐसा, ठीक है, बोला है पहले कि सर हमारा ना वो मत करना, उस कोचिंग में ऐसा ऐसा है, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप बता तो सकते हो, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। आप बोलते हो जैसे अभी ऑल इंडिया रैंक 1 आई सुप्रीम कोर्ट का, कोई अभी आई थिंक क्लर्क का क्लरिकल लेवल एग्ज़ाम था, तो अच्छा लगता है सुन के कि हाँ यार अपना स्टूडेंट ने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया, तो आप बता सकते हो, ठीक है। और आप बता दोगे तो मैं कहीं भी उसको पोस्ट भी नहीं करूँगा, ओके। थैंक यू। लेकिन हाँ पैसा ज़रूर ले लेना।